इस वीडियो के माध्यम से हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में समझेंगे। कई सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, मुख्य रूप से स्टेट पीएससी या यूपीएससी या इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। इसका संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक उल्लेख किया गया है। यह भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, यानी कि यह क्या करता है, भारत सरकार के लिए यह भर्ती करने का, अधिकारियों की जो भर्ती होती है, लोक सेवा के पदाधिकारियों की भर्ती के लिए, नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह एक स्वतंत्र व संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसे संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ली आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग या इसी को ही शाही आयोग कहा जाता है। 1919 की सिफारिशों के आधार पर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना या गठन 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया। इसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? क्योंकि जब इसका गठन होता है, जब इसकी स्थापना हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, ब्रिटिशर्स का शासन था। तो यूनाइटेड किंगडम की जो संसद थी उसने क्या किया था, यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 315(1) तो संघ तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि संघ के लिए, केंद्र के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) इसके अंतर्गत यह कहा गया, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। इसका अर्थ यह है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर, एक साथ मिलकर के अपने यहाँ लोक सेवा से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन कराने के लिए संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग का गठन करवा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर हो जाएंगे। यह अंग्रेज थे, क्योंकि जब यह संस्था स्थापित हुई तब उस समय यूनाइटेड किंगडम की संसद ने इसको स्थापित किया था, इसलिए उनने अंग्रेज को ही यहाँ पर क्या किया, नियुक्त किया था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लोक सेवा आयोग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जब बने यहाँ पर HK कृपलानी यहाँ पर पहले भारतीय थे जिन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती रोजमिलियन मैथ्यू हो जाएंगी। ये पहली महिला थी जिन्हें लोक सेवा आयोग का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यहाँ पर एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। जो यहाँ पर सदस्य होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर यह देखा गया है, लोक सेवा आयोग के अंदर मूलतः 9 से 11 सदस्य यहाँ पर होते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य यहाँ पर कार्यरत हैं। इनकी योग्यता की अगर हम बात करें, इनकी योग्यता को संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि इनकी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर यह आवश्यक है, कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है वेतन भत्ते व पेंशन। इनकी वेतन भत्ते व पेंशन तथा सभी खर्चे जो होते हैं भारत की संचित निधि से इनको प्राप्त होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका निर्धारण
राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सेवा की शर्तें, सेवा की शर्तें क्या होंगी? यह भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी तथा नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन इन पर नहीं किया जा सकता, यानी कि नियुक्ति के बाद इनको कम नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कार्यकाल की। इनका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल यदि इनका देखा जाए, जब यह पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से लेकर के 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर यह पद पर रह सकते हैं, और इनमें जो भी पहले होगा उस उम्र में यह क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर जो अधिकारी कार्य करते हैं यूपीएससी के अंदर, उनको संविधान में वर्णित प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होते हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष वह होते हैं जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं? सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, और वह तब तक कार्य करते हैं जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए या वह वापस कार्य पर नहीं आ जाते हैं। इनका निष्कासन कैसे होता है? इनका निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा इनको निकाला जा सकता है। फिर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें क्या होंगी? पहली शर्त यहाँ पर दिवालिया घोषित होने पर, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाते हैं अध्यक्ष या सदस्य, तो उनके पद से उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। या फिर पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त, यानी कि जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई नौकरी साथ में करते हैं, सवैतनिक नियोजन करते हैं, यानी कि वेतन लेकर के और कहीं कार्य कर रहे हैं। मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के आधार पर, यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य की मानसिक हालत सही नहीं है या वह शारीरिक रूप से कार्य करने योग्य नहीं है, तो उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। या फिर कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता है। जो अध्यक्ष होता है उनको दोबारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, या वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन दोबारा कोई पद सेवानिवृत्ति के बाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सदस्य होता है वह कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों को ही पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, यानी कि उसी पद पर दोबारा उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखते हैं वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है यह पूरे वर्ष में जो कार्य करता है उसकी वार्षिक रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष क्या करते हैं? उनको पेश करवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं? परीक्षाओं का आयोजन करना। संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन करता है लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए, और अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि यह 3 स्तर पर यह परीक्षाएं करवाई जाती हैं। पहला अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा केंद्रीय सेवाएं, और तीसरा है यहाँ पर केंद्र प्रशासित क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर केंद्र सरकार का जहाँ पर शासन होता है। फिर यहाँ पर यह क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर संयुक्त भर्ती भी करवा सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुमोदन पर यह संयुक्त रूप से दोनों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साथ भर्ती प्रक्रिया करवा सकते हैं। राज्यों को सलाह राज्यपाल के अनुरोध करने पर राष्ट्रपति
की स्वीकृति के बाद, यानी कि राज्यों को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। यदि राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह इनको सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी विषय पर परामर्श करना, यानी कि राष्ट्रपति यदि किसी विषय पर सलाह मांगते हैं तो यह राष्ट्रपति को भी सलाह देने का कार्य करते हैं। लोक सेवकों हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि जो लोक सेवक होते हैं अक्सर ये देखा जाता था उनकी नियुक्ति में, पदोन्नति में या उनको हटाए जाने में कई बार विवाद की स्थितियां क्या होती थी, उत्पन्न होती थी। इन विवादों को कम करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया था। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके निर्णयों के विरुद्ध, यानी कि ये जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है यह अगर कोई निर्णय देता है और इससे कोई अध्यक्ष या सदस्य यदि संतुष्ट नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं को संघ सूची की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का अधिकार, यह अधिकार किसके पास है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का यदि गठन करना है तो राज्यसभा द्वारा इसका गठन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यह आवश्यक है कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पारित होने के बाद में यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है।